सो वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। स्वागत है सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे स्केलर और वेक्टर यानी कि अदिश और सदिश राशियों के बारे में। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी कि कौन कौन सी चीजें अदिश होती है, कौन कौन सी चीज सदिश होती है। हालांकि एक आधा नंबर इसमें से भी बन जाता है, कभी कभी पेपर अगर थोड़ा ईजी लेवल में आ जाए तो इसमें से क्वेश्चन पड़ जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर स्केलर्स और वेक्टर, यानी कि निम्न में से दी गई भौतिक राशियों में से कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश है। आज हम आगे बढ़ते हैं। हमने एंगल के बारे में जाना था, है ना, हमने कोण के बारे में जाना था। कोण कैसे निकाले जाते हैं, तो मैंने कहा था हेड से हेड मिला हो, यानी कि सिर से सिर मिला हो या टेल से टेल मिली हो। फिर हमने उनका मैग्नीट्यूड निकालना भी सीख लिया था कि अगर आपको कभी ए आई प्लस बी जे के फॉर्म में कभी भी आपको कोई वेक्टर दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करके उस वेक्टर की क्वांटिटी से उसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण निकाल लेते हैं। लेकिन अगर दो वेक्टर हमें दिए हों, दो वेक्टर यानी कि दो सदिश हमें दे रखे हो और उन सदिश से हमसे परिमाण पूछे और उन दोनों के बीच का कोण दिया हो तो वो कैसे निकाला जाए, या फिर अगर कोण नहीं दिया हो तो कोण बनाकर उनका परिमाण कैसे निकाला जाए, आज हम उसकी चर्चा करते हैं और फटाफट से आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक स्केलर्स एंड वेक्टर यानी कि अदिश और सदिश के बीच। तो दोस्तों, आज जो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। बात करेंगे हम रिजल्टेंट की, इसकी बात करेंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। यानी कि अगर मैं बात करूं तो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे देखा जाता है, रिजल्टेंट यानी कि परिमाण कैसे देखा जाता है, ठीक है ना। इनका फाइनली मतलब कहने का मतलब इनका योग कैसे देखा जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अदिश या सदिश का योग, सदिश का योग कैसे देखा जाएगा, कैसे पता करेंगे हम कि ये सदिश कैसे निकाला जाएगा, या दोनों के दोनों मिलकर क्या किए जाएंगे, जोड़े कैसे जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास रिजल्टेंट होता है। एक्चुअल में ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम दो लॉ हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, बट ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ समझने में तो समझ में आते हैं क्योंकि वो थ्योरेटिकल काम आते हैं, लेकिन जब हम कहां करते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, तो हमें उसका सीधा एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, डायरेक्ट आपका इसमें काम हो जाएगा। तो रिजल्टेंट के केस में करना क्या है दोस्तों, पहले तो आपको याद रखना है हेड टेल मेथड। आपको हेड से टेल मिलानी है, क्या करनी है, हेड से टेल मिलानी है। सबसे पहले रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, हेड से टेल मिलाया जाएगा। एंगल कैसे चेक किया जाएगा, हेड से हेड मिला के, टेल से टेल मिला के। कहानी बात समझना, मैं कह रहा हूं रिजल्टेंट यानी कि जो योग है निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेड से टेल मिलाना पड़ेगा, हेड से टेल मिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोण निकालने हैं, अगर आपको एंगल निकालना है तो हेड से हेड मिला होना चाहिए या टेल से टेल मिलनी चाहिए, ये बात याद रखेंगे। अच्छा, बात करते हैं फॉर एन एग्जांपल। मानो दोस्तों एक वेक्टर हमें दे दिया ए और एक वेक्टर दे दिया बी, ठीक है। एक वेक्टर दे दिया ए, एक वेक्टर दे दिया बी और बोला इन दोनों के बीच का कोण है, मान लो 100 नहीं लेते, 100 तो कम हो जाएगा, 60 डिग्री ले लेते हैं। इन दोनों के बीच का कोण है 60 डिग्री, सबसे पहली बात 60 डिग्री, ठीक है। अब इसे ए वेक्टर की कुछ वैल्यू है, हो सकता है ये 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी, और बी की वैल्यू भी 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी है। मान लेते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री, और वो इस तरीके से है। आपसे बोला फाइंड द रिजल्टेंट, आपसे बोला है रिजल्टेंट बताओ, इन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट बताओ कि परिमाण क्या होगा, एंड मतलब इनका योग क्या होगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको निकालना है इसका एंगल। तो एंगल के लिए मैंने आपको बताया था एंगल चेक करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा एंगल, यानी कि कोण को चेक करना है। किसको चेक करना है, कोण को, सबसे पहला तरीका। तो आपके लिए कोण के लिए याद होना चाहिए या तो हेड से हेड मिला हो या टेल से टेल मिली हो। तो जरा इसमें देखते हैं, इस वेक्टर का हेड ये रहा, इस वेक्टर की टेल ये रही, ए वेक्टर का हेड, ए वेक्टर की टेल, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। बी वेक्टर का हेड, बी वेक्टर की टेल, यानी कि टेल से टेल जुड़ा है, यस और नो, यस जुड़ा है, यानी कि कोण आ गया 60 डिग्री। काम तो खत्म, कोण अपनों ने ज्ञात कर लिया, कोण अपनों ने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, हमने देखा इसका हेड दे रखा है, इसकी टेल दे रखी है, इसका हेड है, इसकी टेल है, टेल से टेल जुड़ी होनी चाहिए, हाँ जुड़ी है, या फिर हेड से हेड जुड़ा हो, आपका मन। और वो किस तरीके से क्वेश्चन दिया है वो देख लेंगे। लेकिन यहां पर हेड से टेल से टेल जुड़ी है तो यस, कोण आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री का इसके बीच कोण है। चलो ठीक है, परंतु हमसे तो रिजल्टेंट पूछा है, हमसे तो परिमाण पूछा है, योग पूछा है। तो हमने क्या करना है, हमने लगाना है अब दूसरा अप्रोच जिसका नाम है हेड से टेल वाला मेथड। तो इस वेक्टर को हम ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि ये वेक्टर ऐसे था तो क्या हम पैरेलल शिफ्ट के दौरान इसको टक 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 आगे करके टक 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 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकता है सर। अगर ये बी वेक्टर है तो इसको सुर आगे खींच दो, इसी के समांतर क्रम में खींच दो,
ठीक है, समांतर क्रम में खींचा, ये क्या बना बी वेक्टर, ये क्या था ए वेक्टर। सर रिजल्टेंट कैसे निकलता है? रिजल्टेंट निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जहां से आप चले यानी कि एक वेक्टर के, किसी भी एक वेक्टर के टेल से, किसी एक वेक्टर की टेल से जो दूसरे वेक्टर का हेड है, किसी दूसरे वेक्टर का हेड है, मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात समझना, मैं कह रहा हूं किसी एक वेक्टर की टेल से, देखो शुरू यहां से हुए थे, इसकी टेल से जो दूसरे वेक्टर का हेड है उसको आपस में जोड़ दो। फिर से सुनेंगे मेरी बात, किसी एक वेक्टर के टेल से जो फाइनल दूसरा वेक्टर आया उसके हेड को जोड़ दो। कंडीशन यह है कि सबसे पहले हेड और टेल जुड़े होने चाहिए उन दोनों वेक्टर के। फिर से सुनो, मैं कह रहा हूं कंडीशन यह है कि हेड और टेल जुड़े होने चाहिए, फिर किसी एक वेक्टर के टेल से जो दूसरे वेक्टर का हेड है उसे जोड़ दो, जो आपके पास फाइनल आएगा दैट विल बी द रिजल्टेंट। जो आपके पास फाइनल आएगा वह रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होगा दोस्तों, रिजल्टेंट निकालने के लिए सूत्र होगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपके लिए भैया रामबाण फॉर्मूला है, इस सूत्र को आप छोड़ोगे नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रिजल्टेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला आया वो आया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वो भी रूट के अंदर। या फिर हम यहां पर एक चीज और कह सकते हैं, इसी फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका होता है कि r का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बात एक ही है, कान कहीं से भी पकड़ो, खैर बात तो एक ही है ना। तो सिंपल सी ये कहानी है। अब मेरी बात ध्यान से समझेंगे, सर यहां पर थीटा क्या होता है, तो थीटा होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यानी कि दो सदिशों के बीच का कोण। दो सदिशों के बीच का कोण होता है। कोण निकालने का तरीका अपन आप बता चुके हैं, कैसे निकालना है, हेड से हेड मिलाओ या टेल से टेल मोड़िए, उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। तो नोट करेंगे इस फॉर्मूले को, काफी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, मैं चाहूंगा कि आप इसको याद रखें। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, या तो ये याद रखें, रूट हटेगा तो यह स्क्वायर आ जाएगा, तो यह इस तरीके से भी याद कर सकते हैं और इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर होता है रिजल्टेंट यानी कि जोड़ने का तरीका। रिजल्टेंट यानी कि जब इन दोनों को जोड़ा तो फाइनली कितना है, जैसे एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, इन दोनों को जोड़ के जो फाइनली आया, क्योंकि जोड़ा नॉर्मल नहीं जाता। देखो एक होता है एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम में हम करते क्या है, जैसे बचपन में पढ़ा था ना कि x प्लस 2x माइनस 3y माइनस 2y, तो 2x और 3x तो x हो जाता है, चलो जोड़ना हमने सीखा है। लेकिन माइनस माइनस भी तो प्लस होते हैं, 3 और 2 भी तो 5 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो ये एल्जेब्रिक सम है, इसको हम एल्जेब्रिक सम कहते हैं, ठीक है। बट ये एल्जेब्रिक सम नहीं है, इट इज वेक्टर्स लॉ। तो इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहा जाता है, जोड़ने का तरीका कहा जाता है, पैरेललोग्राम ट्राइगोनल लॉ, दोनों से रिजल्टेंट यही मिलता है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहां पर दो बात कर लेते हैं, थीटा की बात कर लेते हैं। अगर थीटा का मान 90 डिग्री है, थीटा का मान 90 डिग्री है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहां पे लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज पता होगी कि जो कॉस 90 का मान होता है वो होता है 1 या 0, ठीक है। कॉस 90 0 होता है, 1 नहीं होता, याद रखना, सुनो मेरी बात, साइन 0 0 होता है, ठीक है। साइन 90 1 होता है, भूलना मत, बहुत कंफ्यूजन करता है, इसीलिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है, तो आपको याद रखना है कॉस 90 का मान 0 होगा,
ठीक है। कब है 90 डिग्री? जब दोनों के दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री पर हैं, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। ऐसा वर्ड लिखा होगा, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो cos 90 जीरो, अगर ये पूरा भाई जीरो हो तो ये मल्टीप्लाई होकर इसको जीरो कर देगा और रिजल्टेंट आएगा आपके पास अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये छोटी छोटी चीज आपको याद रखनी है, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। cos 90 जीरो होता है, जैसे इसको जीरो रखोगे, जीरो इंटू समथिंग, जीरो किसी साथ गुणा होता है तो जीरो हो जाएगा, ये पूरा साइड हो गया, आया अंडर रूट ए का स्क्वायर वैसे ही बी का स्क्वायर ऐसे। यह रिजल्टेंट की कहानी, ठीक है सर, समझ में आती है बात। अगर थीटा की वैल्यू सर 0 डिग्री हो जाए, ठीक है दोस्तों, कंडीशन याद रखेंगे, 90 डिग्री को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, लंबवत कहते हैं, 0 डिग्री में हम पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल। पैरेलल यानी कि समांतर। अगर दोनों के दोनों सदिश आपस में समांतर हो, पैरेलल हो, तो क्या किया जाए? पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, नीचे और एक ऊपर, इसको एंटी पैरेलल कहा जाता है। इनकी कंडीशन भी मैं आपको बताता हूं। तो थीटा का मान 0, तो आपको पता है cos 0 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, और आपके पास रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। आपको बस इतनी कंडीशन याद रखनी है कि थीटा के मान पे सारी की सारी चीजें बदलती जा रही है। इसी के हिसाब से अगर मैं आपको बात करूं एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल यानी कि एक चल रहा है इधर तो एक उसका अपोजिट चल रहा है, इनको नेगेटिव भी बोल देते हैं बेसिकली, एंटी पैरेलल की कंडीशन। तो एंटी पैरेलल की कंडीशन में आपको याद रखना है थीटा का जो मान होगा वो होगा 180 डिग्री, अपोजिट हो जाएंगे ना, एक जा रहा है एक आ रहा है, अपोजिट है 180, और cos 180 ना दोस्तों माइनस का 1 होता है, ठीक है, cos 180 होता है माइनस का 1। तो जो रिजल्टेंट है उसका फॉर्मूला याद करेंगे तो क्या बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, क्योंकि cos 180 cos थीटा होता है। अब cos 180 तो सर माइनस है, तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो रिजल्टेंट बन जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। इतनी सी कहानी आपको याद रखनी है, क्योंकि cos 180 होगा माइनस। अब जरा यहां पे नोट करते हैं, अब यहां पर मैं फिर से 2 कंडीशन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब थीटा 0 डिग्री था, जब थीटा 180 डिग्री था, यानी कि जब दोनों वेक्टर पैरेलल थे, समांतर थे, जब दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल थे, एंटी पैरेलल, जब दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल थे, तो किया क्या जाएगा इस कंडीशन में? देखो मैंने क्या कहा, cos 0 हो जाता है 1, और हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो आता है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान से मेरी नजरों से इसे देखो, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है? हाँ सर है। क्या मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कह सकता हूं? देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अगर मैं स्क्वायर से रूट हटा दूं तो r का मान आ जाएगा a प्लस बी। जोड़ने का सीधा तरीका, सीधा जोड़ दो a प्लस बी। अगर एंटी पैरेलल है तो cos 180 बन जाएगा माइनस का 1, और cos 180 अगर माइनस का 1 बनता है तो रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है? a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो रिजल्टेंट आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी। एक्चुअल में इसी को हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ अ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंगल्स पे सारी की सारी रोल प्ले करती हैं। ये आपको छोटी छोटी सी कहानी याद रखनी है। तो इस तरीके से आप पे थीटा पर ये डिपेंड करता है कि थीटा 180 डिग्री है या 0 डिग्री है या कितना है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको रिजल्टेंट निकालने हैं। फिर से मैं फॉर्मूला बता रहा हूं रिजल्टेंट का, यानी कि इन दोनों के योग का। आपको याद रखना है आर बराबर ए का स्क्वायर करना है, बी का स्क्वायर करना है, 2 लिखना है, ए लिखना है, बी लिखना है, कॉस और थीटा जोड़ देके इसे पूरे को रूट में डाल देना है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से बेसिकली हम रिजल्टेंट की बात करते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की ओर। इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं अभी, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करते चलो, इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे हर एक तरीके पे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कंपोनेंट में कोई चीज कैसे टूटती है। कंपोनेंट में जरा इस चीज को ना फटाफट से समझ लेना, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। एक सेकंड, इसका गिनना जरूरी होता है हमेशा। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, यानी कि अगर मैं बात करूं कि घटकों में कैसे टूटता है, तो ध्यान से सुनना। सदिश के घटक घटकों में कैसे टूटता है ना, घटकों में कैसे टूटेगा अब समझना। बस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं, बस उतना ही याद रख लेना, कभी कल के दिन कंफ्यूजन ना हो। मानो दोस्तों ये एक ए वेक्टर है। अच्छा छोड़ो, ऐसे समझो। मानो ये एक पेन है और इस पेन को कोई ऊपर खींच रहा है, इस पेन को कोई ऊपर लेके जा रहा है, तो ये सीधा ऊपर जाएगा ना। देखो मैंने उठाया, मैं ऊपर लेके गया। मानो इस पेन को कोई इधर की तरफ खींच रहा है, तो ये किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। मानो इसको किसी ने ऊपर खींचा तो ऊपर चला गया, किसी ने इधर खींचा तो इधर चला गया। एक टाइम पे एक जगह पे फोर्स लग रहा था, चला गया। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं फोर्स को वेक्टर की तरह से समझाता हूं। अब मानो किसी ने इस बॉडी को ऊपर खींचा और उसी टाइम कोई बॉडी इस बॉडी को आगे खींच रहा है। आप देखो है, मैं ऊपर भी खींचूंगा आगे भी, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, जब मैं इधर खींच रहा था तो इधर जा रहा था, जब मैं ऊपर खींच रहा था तो ऊपर जा रहा था। लेकिन जब मैंने एक ही टाइम पर दो फोर्स लगाए तो ना बॉडी यहां गई ना बॉडी यहां गई, बॉडी गई यहां। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, किसी एक पत्थर पे एक धागा बांधे, उसको ऐसे ऊपर उठाए तो ऊपर जाएगा, फिर उसी धागे से इसको ऐसे खींचे तो ये ऐसे जाएगा। लेकिन उस पत्थर पे दो धागे बांध के किसी भी अपने बड़े भाई बहन को बोलना कि थोड़ा आगे खींचो और आप उसको ऊपर खींचो, तो वो पत्थर ऐसे टेढ़े में जाने लगेगा, डायगोनली जाने लगेगा। ऐसे खींचोगे तो सिंपल ऐसे, ऊपर खींचोगे तो ऊपर, लेकिन इधर भी खींच रहे हो इधर भी खींच रहे हो, पत्थर ऐसे जाएगा। जिधर ज्यादा खींचोगे उधर की तरफ ज्यादा मुड़ता हुआ जाएगा। अगर दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हो तो एकदम बीच में निकल जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट है। ये जो फोर्स जा रहा है ये दो घटकों में जा रहा है। ये इस वस्तु को आगे लेके भी जा रहा है, ये इस वस्तु को ऊपर लेके भी जा रहा है, इसीलिए तो ये ऐसे जा रही थी। देखो ना, आगे भी लेके जा रहा है ऊपर भी लेके जा रहा है, तो कैसे लेके जा रहा होगा, ऐसे, है ना। देखो अगर मैं इस बॉडी को इधर खींचू तो इधर, इसको इधर खींचू तो इधर, लेकिन एक ही टाइम पे इधर और ऊपर दोनों खींचू तो ये ऐसे जाने लगेगा। यानी कि ना यू इन दोनों के बीच में, क्योंकि ऊपर भी खींच रहा है कोई और आगे भी खींच रहा है, इसको ही कहेंगे कंपोनेंट्स में टूटना। जो फोर्स है ये दो कंपोनेंट में टूटा, फोर्स जो है वो दो कंपोनेंट में टूटा। एक टूटा नीचे वाले में और एक टूटा ऊपर वाले में। यानी कि अगर कोई बॉडी ऐसे टेढ़े में जा रही होगी तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। अब दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ही इजी सी चीज है। अगर मैंने कहा ये एंगल थीटा है, हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज बोलते हैं जिसे, इस क्षैतिज के साथ कोण है थीटा, तो नीचे वाला कंपोनेंट और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा। तो क्योंकि ये बल का कंपोनेंट है, फोर्स का कंपोनेंट है, फोर्स का घटक है, बल का घटक है, तो जिसके साथ थीटा चिपका होगा, देखो किसके साथ थीटा चिपका है, इसके साथ, है ना, इसके साथ थीटा चिपका है। थीटा किसके साथ चिपका है, इस वाले के साथ थीटा चिपका है। जिसके साथ थीटा चिपका हुआ होता है उसको कहते हैं एफ कॉस थीटा, ठीक। और जिसके साथ थीटा नहीं चिपका होता वो होता है एफ साइन थीटा, या मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं, एफ साइन थीटा। जिसके साथ थीटा चिपका होता है वो होता है एफ कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं चिपका होता, जो खाली साइड होती है, वो एफ साइन थीटा, ये बीच में होगा। फिर से देखते हैं, मान लेते हैं इधर की तरफ एक ए वेक्टर बल लगा, या कुछ भी लगा ए वेक्टर, ठीक है, और इधर की तरफ जो कोण बन रहा था वो बन रहा था अल्फा, इधर की तरफ जो कोण बन रहा था अल्फा। तो मैंने क्या कहा, मैं यही कह रहा हूं कि जिसके साथ कोई सा भी कोण चिपका हो, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, साइन, फाइन, जो भी चिपका हो, जो वो हो जाएगा एफ, या सॉरी ए, क्योंकि ए का घटक है, कॉस अल्फा। क्यों कॉस, क्योंकि जिसके साथ एंगल चिपका है वो कॉस, जिसके साथ नहीं चिपका
वो ए वो हो जाएगा ए साइन अल्फा। बहुत छोटी छोटी सी चीजें याद रखनी है। यानी कि सर अगर एक फोर्स है वो जमीन के साथ थीटा कोण बना रहा है लेकिन दीवार के साथ अल्फा कोण बना रहा है, तो इसके घटक क्या होंगे? तो इसके घटक दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कॉन्टेक्ट समझे जाएं या थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कंपोनेंट समझे जाएं तो ये टूटेगा। मान लो एफ फोर्स है ना, तो एफ कॉस थीटा। मैं अभी थीटा के पॉइंट से चेक कर रहा हूं क्योंकि थीटा किसके साथ चिपका है? इस वाली लाइन के साथ, तो वो एफ कॉस थीटा। थीटा किसके साथ नहीं चिपका? इसके साथ, तो वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। लेकिन जो अल्फा है वो किसके साथ चिपका है? इसके साथ, तो ये बन जाएगा एफ कॉस अल्फा और नीचे वाला बन जाएगा एफ साइन अल्फा। आपको एंगल के हिसाब से कंपोनेंट तोड़ने आने चाहिए, आपको एंगल के हिसाब से कंपोनेंट तोड़ने आने चाहिए। ये कंपोनेंट्स तोड़ने बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल के दिन में जब प्रोजेक्टाइल मोशन बताऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा कि वेलोसिटी दो कंपोनेंट में टूटी, पर 6 पे गति में भी वेलोसिटी दो कंपोनेंट में टूटेगी। एक उसको ऊपर लेके जा रही होगी, एक आगे लेके जा रही होगी। तो दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट, या आप कह सकते हो किस तरीके से घटक में टूटता है। ठीक है, एंगल्स आपको याद रखना है। अगर कोई चीज यूं यूं यूं, अब आप खुद बताओ, अगर ये बीटा है तो ये वाली साइड कौन सी होगी? अंडरस्टूड है, बीटा इसके साथ चिपका है तो ये एफ कॉस बीटा। अगर ये फोर्स है एफ है, और ये वाली कौन सी होगी? एफ साइन बीटा। जिसके साथ भी थीटा चिपका हो, एंगल चिपका हो, वो कॉस। जिसके साथ भी थीटा चिपका हो, एंगल चिपका हो, वो कॉस। खैर, इसको कहते हैं कंपोनेंट का टूटना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एंगल्स हम समझ चुके हैं, सब कुछ हम समझ चुके हैं। अब हम भी इंपॉर्टेंट बात बनने वाले हैं प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, यानी कि गुणा करना। हम गुणा करना सीखते हैं, तो गुणा करना भी बड़ा आसान है पर समझने वाली बात है। मान लेते हैं कोई ए वेक्टर है, और इसको किसी स्केलर क्वांटिटी b से मल्टीप्लाई करना है या x से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर क्वांटिटी। ये कोई सदिश है, ये कोई अदिश है, इन दोनों को गुणा करना है। तो इनका गुणा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उठाओ और चिपका दो, तो ये बन जाएगा x a वेक्टर। सिंपल। एग्जाम्पल के तौर पे माना a वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये कोई ए वेक्टर आपके पास है और इसको किसी स्केलर क्वांटिटी 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, मतलब इसका 3 गुना कर देना है। तो 3a वेक्टर कैसे निकाला जाएगा? आपको कुछ नहीं करना, आपको बस 3 लिखना है और ए वेक्टर की जगह ये चिपका देना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 3 दूनी 6i कैप, 3 तिया 9j कैप, 3 6 18k कैप, और ये आपके पास क्या बन जाएगा? फाइनली 3 मैंने थ्राइस जो हमने वेक्टर का मल्टीप्लाई किया। तो स्केलर से मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट होता है, स्केलर से वेक्टर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। पर वेक्टर का प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए प्रोडक्ट्स में आपको 2 चीज याद रखनी है। मैं आपको बता देता हूं, प्रोडक्ट्स में आपको 2 चीज याद रखनी, प्रोडक्ट्स में यानी कि गुणनफल में आपको 2 चीजें याद रखनी है। देखो, वेक्टर के साथ स्केलर तो नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि अदिश के साथ सदिश नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाती है। कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, सीधे मल्टीप्लाई कर देना। जितना जितना मैग्नीट्यूड है, 2 का 6 बन जाएगा, 3 का 9 बन जाएगा, 6 का कितना बन जाएगा? 18 बनेगा ना, सॉरी 16 लिखा है, 18 के क्या। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन अगर हमें 2 वेक्टरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो क्या? तो अगर आप 2 वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से 2 कंडीशन बनती हैं। एक प्रोडक्ट बनेगा स्केलर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनेगा स्केलर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, एक प्रोडक्ट बनेगा आपका, यानी कि एक गुणनफल बनेगा आपका वेक्टर प्रोडक्ट, हिंदी में भी लिखते हैं, जिसको दूसरा नाम बोला जाता है दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट हो गया स्केलर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट हो गया वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट को डॉट से दर्शाया जाता है, क्रॉस को क्रॉस से दर्शाया जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है,
तो डॉट को डॉट से दर्शाया जाएगा, क्रॉस को क्रॉस से, यानी कि दो वेक्टर का मल्टीप्लाई आपने किया, दो सदिशों का गुणनफल आपने किया, तो दो सदिश को गुणन करने के बाद, गुणा करने के बाद हो सकता है स्केलर यानी कि अदिश राशि आए, और दो वेक्टर को यानी कि दोनों के दोनों सदिशों को गुणा करने के बाद हो सकता है एक सदिश ही राशि आए। समझते हैं? ऐसे समझते हैं कि जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ध्यान से समझना, ठीक है, जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हों तो एक हो सकता है दोस्तों डॉट प्रोडक्ट का सिनेरियो, और इस डॉट प्रोडक्ट में आंसर आएगा स्केलर। कैसा आएगा? स्केलर, यानी कि यहां पर आंसर आएगा अदिश, यानी कि आपस में दो के दो सदिश राशियों का गुणा हुआ और दो सदिश के गुणा होने पर हमें आंसर मिला अदिश, यानी कि कोई नंबर मिलेगा। अभी चेक करेंगे 5, 7, 10, 15 कोई नंबर मिलेगा। लेकिन अगर दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट किया और आंसर आ जाए वेक्टर ही, यानी कि इसका आंसर आई जे के की फॉर्म में आ जाए या कुछ आ जाए, तो इसको कहते हैं सदिश गुणनफल। क्या कहते हैं? सदिश गुणनफल। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दोनों के दोनों वेक्टर हैं, दोनों के दोनों वेक्टर मल्टीप्लाई होकर भी वेक्टर दे गए, दोनों के दोनों वेक्टर हैं मल्टीप्लाई होकर स्केलर थमा गए, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर। क्लियर? छोटी सी बात है, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी, छोटी छोटी सी बात है। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल, स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, वर्क, वर्क कार्य, वर्क इज इक्वल्स टू होता है एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, वर्क का मतलब होता है एफ डॉट एस। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि बल भी एक तरीके से सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, गुणनफल हुआ, आंसर मिला हमें स्केलर, क्योंकि वर्क तो एक स्केलर है, इसकी तो कोई दिशा नहीं, परंतु ये तो वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हुए और दोनों ने मल्टीप्लाई होने के बाद यानी कि गुणा करने के बाद क्या दे दिया? अदिश दे दिया, तो इसको हम कहते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दैट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। नोट पॉइंट याद रखेंगे, छोटी छोटी चीजें मैं सारी लेके चल रहा हूं। डॉट प्रोडक्ट जब हटता है यानी कि डॉट जब हटाया जाएगा तो कॉस आता है। अभी याद करके चलेंगे, ठीक है, जब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी क्योंकि हमें फटाफट करना है, बहुत सारा सिलेबस है हमारे पास करने को, तो अगर इतने से काम बन जाएगा, टेंशन ना लो। तो फटाफट याद रखेंगे, जब डॉट हटता है, डॉट को जब भी हटाया जाएगा तो दोस्तों कॉस थीटा आएगा। डॉट को जब भी हटाया जाएगा कॉस थीटा आएगा। तो वर्क का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखें तो डॉट हटाने के बाद क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। छोटी सी बात है पर ये याद रखना है। देखो डॉट हटाया, इनके सर से छतरी का साइन भी हट जाएगा, यानी कि वेक्टर्स भी हट जाएंगे और ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। यही फॉर्मूला हमें पढ़ाया जाता है। एक्चुअली कंपोनेंट की बात करते हैं कि किस डायरेक्शन में हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ एस कॉस थीटा यानी कि डॉट हटाकर कॉस थीटा आता है। वर्क हमारे पास, कार्य हमारे पास एक अदिश राशि है और ये बनी कैसी है? दो सदिश राशियों के गुणनफल से बनी है, दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन होके ये बनी है। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये आपको याद, छोटी सी चीज है। ओके, बात करते हैं आगे की। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह रहे हैं। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं सीधे, उदाहरण टॉर्क, बल आघूर्ण हम जिसे कहते हैं,
बल आघूर्ण। ये बल आघूर्ण कैसे निकाला जाता है? तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस फोर्स, और टॉर्क भी एक तरीके से क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क का मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी रोटेशन, जब हम किसी चीज को घुमाना चाहते हैं तो वहां पर टॉर्क ही वहां पर क्या होता है? रोल प्ले करता है किसी भी चीज को घुमाने के लिए। एक फिक्स पॉइंट से किसी भी चीज को घुमाना हो, एक फिक्स पॉइंट से किसी भी चीज को घुमाना हो, दरवाजा खोलना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए टॉर्क। तो टॉर्क अगर मैं बात करूं बल आघूर्ण, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वेक्टर क्वांटिटी है ही यहां पर, फोर्स भी यहां पर वेक्टर है। तो दोनों वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना गए? वेक्टर। यानी कि दोनों के दोनों क्या थे? सदिश थे। दोनों के दोनों सदिशों ने आपस में गुणनफल किया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन किया, और दो सदिश आपस में गुणा होकर क्या दे गए? एक सदिश ही राशि दे गए। इसको हम कहते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट। नोट पॉइंट यहां पर क्या डालने हैं दोस्तों? जब क्रॉस हटता है तो क्रॉस हटता है तो यहां पर आएगा आपके पास साइन थीटा। हालांकि एक एन कैप भी आता है जो डायरेक्शन बताता है कि किधर की तरफ है। ठीक है, डायरेक्शन देखने के लिए हमारे पास क्या होता है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूल होता है। बेसिकली हम यहाँ पे थंब रूल यूज करते हैं डायरेक्शन देखने के लिए, बट अभी हमारे 11th के सिलेबस में डायरेक्शन देखने को इतना नहीं आता, तो अपन लोग इसको हटा सकते हैं। मतलब क्योंकि जब हम एयरफोर्स वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास ये नहीं आता। ग्रेजुएशन में जाओगे तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। याद क्या रखना है? क्रॉस हटता है तो क्या आता है? साइन थीटा। क्रॉस हटता है तो क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। सिंपल। तो यहां पर हुआ क्या? दोनों वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हुए, और वेक्टर मल्टीप्लाई होकर क्या दे गए? एक और वेक्टर क्वांटिटी दे गए। तो दोस्तों इसको कहते हैं वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर? अब हम इनकी बात करेंगे और चर्चा करेंगे आगे की कि कैसे निकाला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि क्या होता है, अब हम ये समझेंगे निकाला कैसे जाता है स्केलर प्रोडक्ट। निकाला कैसे जाता है स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे निकाला जाए। दो सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे निकाला जाए, चलो करते हैं, इसको भी समझते हैं। तो सीधे डायरेक्ट करते हैं। दोस्तों आपको मैंने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बताए थे, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप चलता है एक्स, जे कैप करता है वाई, और के कैप चलता है जेड। यह मैंने आपको बताया था। ये तीनों 90-90 डिग्री पे आपस में होता है, तीनों 90-90 डिग्री पे एक दूसरे से अलाइन होता है। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है डॉट हटता है तो कॉस आता है, डॉट हटता है तो कॉस आता है, क्रॉस हटता है तो साइन आता है। ये मैंने आपको बताया। जब भी डॉट प्रोडक्ट हटे, जब भी डॉट प्रोडक्ट हटे तो क्या आना चाहिए? जब भी डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस आता है, कॉस थीटा, जो भी उनके बीच का एंगल है वो। जब भी क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है, और थीटा उन दोनों के बीच का जो भी कोण है। अभी हम बात करें स्केलर प्रोडक्ट की। आप याद करें, अगर मैं कहूं कि मैं आई को आई के साथ ही मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, हमें दो सदिशों को गुणा करना है, तो पहले मैं आई को आई के साथ करता हूं। आई क्या है? एक यूनिट वेक्टर। पहली बात याद रखें, ये एकांक सदिश है, ये भी एकांक सदिश है। एकांक सदिश, इन सब का परिमाण एक होगा, इन सब का मैग्नीट्यूड एक है। भाई ये भी एक है, एक है, एक है, ये तो ये बताएगा ना, एक कदम आगे, दो कदम आगे, तीन कदम आगे, तो तीन आई कैप। आई का वैल्यू 1 है, यानी कि 3 उसका परिमाण है। आई बता रहा है डायरेक्शन एक्स की तरफ। इसकी वैल्यू अगर 2 है तो 2 उसका परिमाण है, बता रहा है वाई की तरफ, सॉरी हाँ मतलब वाई की तरफ। और ये है जेड, यानी कि के की तरफ बता रहा हूं। तो कहने का मतलब मेरा क्या है? कहने का मतलब ये कि आई जे के हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड इनका 1 है। आई जे के हमें दिशा दे रहे हैं, परिमाण इनका 1 है भैया। साफ और सीधी बात है ना। ओके, बात करते हैं आगे। अगर मैं दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करूं तो पहले मैं आई और आई को मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि 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 मैं पढ़ा रहा हूं आपको स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर का मतलब डॉट होता है ना। इसको दूसरा नाम याद रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट मैंने बोला भी है, बताया भी है, पर फिर भी याद रखेंगे, इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट, ठीक है। तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करके देखा जाए, आई डॉट आई। तो जब आई और डॉट आई होगा तो डॉट हटता है तो क्या आता है? इन सबसे वेक्टर हट जाता है, आई इंटू आई, और यहां आ जाएगा कॉस थीटा। जी सर बिल्कुल, आई इस डायरेक्शन में है, बिल्कुल
दूसरा आई भी इसी डायरेक्शन में, बिल्कुल। तो आई का परिमाण 1, दूसरे आई का परिमाण भी 1, इन दोनों के बीच का जो कोण है क्या वो 0 डिग्री नहीं है? क्योंकि आई उधर, पहला आई भी उधर, दूसरा आई भी उधर, यानी कि दोनों आई, पहले वाला आई भी एक्स एक्सिस की दिशा बता रहा है, दूसरा आई भी एक्स एक्सिस की दिशा बता रहा है। इन दोनों के बीच क्या ही कोण होगा? दोनों पैरेलल है, पैरेलल यानी कि 0 0 यानी कि cos 0। आई, पहला आई दूसरा आई भी उसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच कोई एंगल ही नहीं है, पैरेलल हैं दोनों के दोनों, समांतर है, समांतर है, तो थीटा कितना होगा? 0। और cos 0 कितना होता है? 1। cos 0 1, तो आई डॉट आई आ जाएगा 1। तो जब भी आप आई डॉट आई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। आई डॉट आई हमेशा 1। इसी तरीके से जे भी ऊपर, दूसरा जे भी ऊपर, एंगल इन दोनों के बीच cos थीटा, थीटा 0 डिग्री, तो जे डॉट जे भी क्या हो जाएगा? 1। और इसी प्रकार से के डॉट के भी क्या हो जाएगा? 1। दोस्तों ये चीजें आपको याद रखनी है। क्या बता रहा हूं मैं, फिर से समझे। आई डॉट आई कैसे 1 हुआ? क्योंकि आई भी उसी डायरेक्शन में टर, दूसरा आई भी उसी डायरेक्शन में टर, थीटा इन दोनों के बीच में 0 डिग्री, cos 0 आएगा क्योंकि डॉट हटता है तो cos थीटा आता है। आई भी उसी डायरेक्शन में, दूसरा आई भी उसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन यानी कि एक ही दिशा में, थीटा कितना? 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी कि cos 0 1, खत्म कहानी। और यहां पर आ जाएगा हमारे पास आई डॉट आई, यहां पे लिख देता हूं आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। ये छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है। सर ये तो आई डॉट आई, जे डॉट एच, के डॉट, आई जे के साथ हो रहा हो तो क्या हो? तो चलो करके देखते हैं। आई ये जा रहा था, जे ये जा रहा था, दोनों के बीच का कोण है 90 डिग्री। तो अगर हम बात करें आई डॉट जे की या जे डॉट आई की, क्योंकि डॉट निकाल रहे हैं ना हम, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। तो आई कहां जा रहा है? इधर की तरफ, एक्स की तरफ। जे कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ यानी कि वाई की तरफ। इन दोनों के बीच का कोण 90। डॉट हटेगा, क्या आएगा? आई जे कॉस थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। थीटा का मान कितना है सर? 90 डिग्री। अगर 90 है तो cos 90 कितना होता है सर? 0। cos 90 0, तो सर ये सारी कहानी 0 0। तो आई जे से हो, जे आई से हो 0। अब इसी प्रकार से आई डॉट के हो तो 0, क्योंकि ये भी आपस में टक टक टर 90 है। आई और सारे तीनों के तीनों ना एक दूसरे के 90 होते हैं, याद रखना। ये तीनों के तीनों ना एक दूसरे के कैसे परपेंडिकुलर होते हैं, तो आपस में 90, आपस में 90, आपस में 90, ऐसे है ना। ये एक यूं और एक यूं, तो एक यूं जा रहा है, एक यूं जा रहा है, एक यूं जा रहा है, तो तीनों 90 एक दूसरे के, तो 90 होंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? आई डॉट जे 1 0, जे डॉट आई 0, आई डॉट के 0, के डॉट आई भी 0, जे डॉट के भी 0, और जे डॉट के डॉट जे भी 0। यानी कि आई के साथ 1 होता है, जे के साथ 1 होता है, के साथ 1, बाकी सब 0। आओ एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा क्लियर करते हैं इस बात को। क्वेश्चन है एक वेक्टर दे रखा है फॉर एन एग्जांपल, क्वेश्चन के हिसाब से एक वेक्टर ए वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। एक बी वेक्टर आपको दे रखा है 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आपसे बोला है a डॉट बी बताओ, a डॉट बी बताओ, यानी कि आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। a डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल है। कुछ नहीं करना, a की जगह a लिख दो, फोर की क्या पूरा लिखा? हाँ जी सर लिख दिया। डॉट लगाया, पीछे वाला पूरा लिख दो। 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया। बस मल्टीप्लाई कर दो। अब सर कितना बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना दोस्तों, सबको पता है आई सिर्फ आई के साथ ही तो 1 होता है। बाकी अगर देखो, पहले हम क्या करते थे मल्टीप्लाई करने में, इनको छुपा देते थे बचपन की तरह ना, इनको छुपा देते हैं। इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, फिर लिख देते हैं, फिर इन दोनों को छुपा देते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, फिर इसको, याद है ना? अरे यार 2 + x × 3, तो 3 को पहले हम इससे करते हैं 6, फिर 3 को इससे करते हैं 3x, ऐसी तो होता है मल्टीप्लाई।
तो हमने क्या किया, एक एक टर्म को एक एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम कहाँ आई को क्यों करें जे के साथ, हम आई को क्यों करें के साथ, ये तो जीरो हो जाना है। तो हमने क्या करना है, आई पकड़ो 6 दूनी 12, आई डॉट आई 1, खत्म कहानी। फिर बीच में प्लस लिखो, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। जे को जे से कर दो, 2 और 3 6, जे और जे आपस में डॉट प्रोडक्ट है 1, बीच में प्लस प्लस, उधर देखते हैं प्लस ही है, 4 3 12, के डॉट के 1, खत्म कहानी। ऐड कर दो, 12 12 24 और 6 30 आपका आंसर है। जो भी 30 यूनिट, जो भी यूनिट्स होंगी वो आपका आंसर है। अब एक बात सोचो, क्या दोनों वेक्टर थे? हाँ थे। क्या दोनों सदिश थे? हाँ थे। आंसर कैसा आया? स्केलर। आंसर कैसा आया? स्केलर। यानी कि आंसर हमारे पास आ गया एक अदिश राशि। सिंपल। तो दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या दे देंगे, हम एक स्केलर दे देंगे, यानी कि दोनों सदिश गुणनफल करने के बाद हम एक अदिश राशि दे देंगे। इसी को कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है सर, समझ में आती है बात। बात करते हैं दूसरे की, जिसको हमने कहा वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि इसको कहा जाता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। या मैं दो यानी सदिशों का सदिश गुणनफल लिखता हूं, सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाए, तो दोबारा से देखो वही टिक टिक टी 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 टी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इत्थे चलता है आई, इत्थे चलता है जे, इत्थे चलता है के। सबको पता है तीनों आपस में टिड़क 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 90 डिग्री। अब आपको पता है कि आई को अगर मैं आई के साथ ही क्रॉस करा दूं, क्योंकि दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, आई भी उधर ही, दूसरा आई भी उधर ही, क्रॉस हटता है। अब जल्दी जल्दी करेंगे, क्रॉस हटता है तो क्या आता है, साइन थीटा आता है। क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है। क्रॉस हटा साइन थीटा आया। अब देखो आई भी इधर, दूसरा आई भी इधर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, दोनों के बीच का कोण 0, तो साइन 0 बन जाएगा। और साइन 0 0 होता है, क्योंकि थीटा कितना हो गया 0 ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। थीटा बन गया 0 डिग्री, और 0 डिग्री के कारण क्या हो जाएगा, आई क्रॉस आई जब भी दिखे तो अपन लिखेंगे 0, आई क्रॉस आई 0। इसी तरीके से जे क्रॉस जे भी क्या हो जाएगा 0। रीजन आपको पता चली गया, ये भी ऊपर, दूसरा जे भी ऊपर, दोनों के दोनों सेम दिशा में, सेम दिशा यानी कि सेम डायरेक्शन में, एंगल 0, एंगल 0 तो साइन 0 0, पूरी कहानी 0। और के क्रॉस के भी क्या हो जाएगा 0, खत्म। तो जब भी आई को आप आई के साथ क्रॉस करेंगे तो 0 मिलेगा, के को आप के साथ क्रॉस करेंगे तो 0 मिलेगा, और जे को आप जे के साथ क्रॉस करेंगे तो भी 0 मिलेगा। ये थी कहानी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के की। लेकिन अब सर अगर आई को जे के साथ किया जाए तो क्या, तो याद रखेंगे हम एक रूल बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। इधर होना चाहिए x, और थोड़ा सही बनाना, ठीक है। हमेशा याद रखना जब हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं तो इसको बनाने के तरीके होते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे नहीं कहीं पे भी इधर x मान लिया, इधर y मान लिया, इधर z मान लिया, मान सकते हो, पर एक फ्रीक्वेंसी से मिलना चाहिए कि x के बाद y मिले, y के बाद z। ठीक है, ऐसे नहीं कि यहां पर x z और y उल्टा घूमते हुए नहीं आना चाहिए, ऐसे घूमते हुए मिलना चाहिए x y z। फिर तो सुन लो, ऐसे घूमते हुए x y z मिलना चाहिए, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। x के बाद y मिले, y के बाद z मिले, ऐसे कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए। ठीक है, चाहे हम यहां पे इसको x मानते हैं कोई फर्क नहीं, अगर आप इसको y और इसको z मानते हो तो यही लेके चलना, कोई दिक्कत नहीं। x के बाद y, y के बाद z, और क्रॉस ऐसे मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे घड़ी ऐसे घूमती है ना, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे घूमती है, देखो घड़ी क्लॉकवाइज घूमती है ना घड़ी, 11 12 1 2 3 ऐसे घड़ी घूमती है, 9 10 11 12 1 2 3 6 ऐसे बजते हैं। तो हमें उल्टा घूमना है, एंटी क्लॉक, हमें उल्टा घूमना है, एंटी क्लॉक, हमें घड़ी के विपरीत से ही चलना, बस ऐसे याद रखना। अगर आपको ये समझ में आता है तो भाइयों ये कुछ भी नहीं बचा, आई जे के का कॉन्सेप्ट अब आपकी मुट्ठी में, कुछ भी नहीं है। आपको लिखना है यहां पर आई, यहां पे लिखना है आपको पता है वाई एक्सिस यानी कि जे, और यहां पे लिखना है के यानी कि जेड एक्सिस। जब आई और जे आपस में क्रॉस होंगे
तो आपको मिलेगी के की डायरेक्शन, के की डायरेक्शन, यानी कि जब ये दोनों क्रॉस कर रहे होंगे तो डायरेक्शन जो एन कैप था ना, एन कैप वो यही है, वही बता रहा है ये। तो जैसे ही आपस में मल्टीप्लाई होंगे टुक तो टुर बाहर की तरफ डायरेक्शन मिल रही होगी। मैं बता रहा था ना आपको कि हम क्या करते हैं, थंब रूल बनाते हैं, तो वही थंब रूल यहां पे समझो, आई क्रॉस जे तो डायरेक्शन बाहर की तरफ है, यानी कि के कैप। फिर जे क्रॉस के, जे से देखो, जे से के की तरफ तो आई कैप। फिर के से आई की तरफ, के क्रॉस आई तो जे कैप। आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आई को जे से करोगे मल्टीप्लाई, आई को जे से करोगे मल्टीप्लाई तो के मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। जे को के से करोगे मल्टीप्लाई तो आई मिलेगा, और के को आई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। चलना ऐसी ही है, चलना ऐसी ही है, चलना ऐसे ही है। तो टक टक टुक टक टक टुक टक टक, के और आई तो ऊपर की डायरेक्शन मिलेगी, ये मिलेगा। तो ये डायरेक्शन आपको याद रखनी है। साइमल्टेनियसली इसका उल्टा हो जाए सर गलती से कहीं, बिल्कुल हो सकता है इसका उल्टा हो जाए। सर अगर जे को आई से कर दे जाए, जे इज मल्टीप्लाइड बाय आई, जे क्रॉस आई, तो उल्टा हो गया ना रूल, उल्टा हो गया टुक टुक, तो ये होगा जेड ही। लेकिन अभी डायरेक्शन बाहर की तरफ थी, अब डायरेक्शन इस स्क्रीन के अंदर है, यानी कि अब डायरेक्शन ये है, इसलिए ये माइनस के। फर्क समझना, डायरेक्शन सेम है। देखो जब ये जा रहा है, जब ऐसे घूम रहा है तो ये डायरेक्शन बाहर की तरफ है, यानी कि स्क्रीन से बाहर की तरफ है। जब ऐसे जा रहा है तो ये डायरेक्शन स्क्रीन के अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, दैट्स इट। ठीक, जे क्रॉस के दिस तो डायरेक्शन मिल गई एक्स की तरफ, लेकिन अगर जे क्रॉस के की जगह के क्रॉस जे हो जाए तो डायरेक्शन मिलेगी इधर की तरफ, यानी कि हमें मिलेगा के क्रॉस जे माइनस का आई कैप। ये याद रखना है आपको, माइनस का आई कैप, इसलिए मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज रूल बता रहा हूं आपको। और यहां पर बन जाएगा आपके आई क्रॉस के तो बन जाएगा माइनस का जे कैप, सिंपल। हालांकि इसके लिए हम एक डिटर्मिनेंट मेथड भी यूज करते हैं, वो आपको याद रखना है, वो मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान कि कैसे डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे, क्या करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये छोटे से प्रोडक्ट्स याद रखने हैं। और यहीं पर ये वेक्टर की जो चैप्टर है, मतलब है तो ये काफी बड़ा चैप्टर वेक्टर्स, लेकिन हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि हमारे जो सिलेबस में आने वाला है उसके लिए ये बहुत है। आपको सारी चीजें इसमें मैंने कवर करा दी। तो आपको करना क्या, इसके नोट्स बनाने प्रॉपर, कॉपी पेन लेके अच्छे से तरीके से, एंड देन फिर आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों काइनेमैटिक्स में हम लोगों ने मोशन इन 1D सीख ली है। मोशन इन 1D के बाद हमने बहुत सारी चीजें इसमें जानी थी। फिर हम लोगों ने स्केलर्स भी कंप्लीट कर लिया, वेक्टर्स भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे जाएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे स्केलर और वेक्टर्स के, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करेंगे मोशन इन 1D के, उसके बाद हम जाएंगे आगे की तरफ। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए और ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको सारे के सारे करवा दूंगा। थोड़ा डिले हो जाती है क्लासेस लाने में, क्योंकि ऐसा इतना मतलब क्या बोलूँ मैं, इतना मतलब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आपकी तरफ से भी, तो थोड़ा सा डिले ऐसा हो जाता है मेरी तरफ से क्लासेस को लाने में। लेकिन जैसे जैसे रिस्पॉन्स भी बढ़ता जाएगा, सब कुछ बढ़ता जाएगा, डेफिनेटली आई विल बी रेगुलर फॉर यू। तो क्लासेस मिलेंगी, रेगुलर मिलेंगी, सारा सिलेबस होगा, ये तो टेंशन छोड़ दो, होगा जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो उस क्लास में जरूर आइएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।